गुड मॉर्निंग साथियों, मैं राजेश फिर से आपका डिसीजन क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस। जो आज साइंस का मेरा तीसरा चैप्टर है, जो आपका तीसरा लेसन है धातु अधातु। अभी हम पहले देखेंगे कि धातु अधातु, धातु क्या होते हैं, अधातु किसे होते हैं, कैसे पहचाने कि कौन सी धातु होती है, कौन सी अधातु होती है। तो आप जानते हैं कि जो मेरा ठोस की अवस्था में होता है, ठोस की अवस्था में तो दोनों होता है, धातु भी जैसे आपको मिलेंगे, कुछ अधातु भी मिलेंगे। जैसे अगर हम कुछ मेटल तत्वों के बारे में देखते हैं तो जैसे धातु क्या होती है, जैसे सोडियम भी धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है, दोनों क्या है, धातु है। अब बात आती है अधातु की। तो धातु और अधातु, धातु में क्या होता है, धातु एक प्रकार से हमारी क्या होती है, ठोस होती है, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड अवस्थाएं। ये क्या होती है, इसके स्थान आकार दोनों निश्चित होता है। जबकि जो मेरा अधातु होता है, अधातु को हम किस में नापते हैं, गैस में। तो अधातु का मतलब क्या होगा, गैस होगा। अब धातुओं के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ आज पहचानेंगे कि किस प्रकार से जाने कि कौन से तत्व में धातु होते हैं, कौन से तत्व अधातु होते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे कुछ तत्वों का नाम जैसे लेते हैं, पहला अगर हम तत्व ले लिए नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। और इसके बाद नाइट्रोजन के बाद अगर हम ले लिए यहाँ पे ऑक्सीजन 8, नियान Ne10, और इसके बाद फ्लोरीन F9। तो ये क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है। अब इसमें हम देखेंगे कौन से तत्व धातु होते हैं, कौन से तत्व अधातु होते हैं। तो अगर इसमें हम कुछ और तत्वों का नाम लिख दिए, जैसे इसमें हम लिख दिए सोडियम, सोडियम का क्या होता है, Na11 होता है। अब देखिए Na11 क्या है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है। अब इसमें हम ये देखेंगे कौन से तत्व धातु होते हैं, कौन से अधातु होते हैं। तो देखिए जो मेरा नाइट्रोजन है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की कैसे पहचानें कि ये धातु होगी, अधातु होगी। तो इसका देखिए एक सरल सा तरीका क्या है कि नाइट्रोजन का सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या होगा, इसका 2 होगा। और इसके बाद इसमें देखिए किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय सबसे पहले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसके बाद 8 होती है। क्योंकि अगर हम देखिए कक्षक बना के देखते हैं तो कक्षक में पहले कक्षक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, दूसरे में कितना होता है, 8 होता है। फिर इसके बाद अगर इससे हम बाहर निकलेंगे तो कितना होगा, 2, 8, 16, 32, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अगर हम देखिए कक्षकों की संख्या क्या होती है, KLMN, KLMN। अब देखिए ये क्या है, वायु कोश के ऊर्जा के बढ़ते स्तर के क्रम है। तो अगर हम नाभिक से बाहर निकलेंगे तो ऊर्जा स्तर का क्रम बढ़ेगा, और अगर हम बाहर से नाभिक के अंदर जाएंगे तो ऊर्जा स्तर का क्रम क्या होगा, घटेगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो 2, 8, 16 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और उधर साइड से आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 8 में कितना होगा, और एल में कितना होगा, 8 होगा, एम में कितना होगा, 16 होगा, एन में क्या होगा, 32 होगा। तो इस प्रकार से कक्षकों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि पहले वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 2। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, पहले वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 रखेंगे। अब 2 रखने के बाद अब दूसरे में कितना होगा, तो दूसरे में हमें 8 रखना है, फिर तीसरे में 16 रखना है, 32 रखना है, इस प्रकार से रखना है। तो पहले वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 2 है तो दूसरे वाले में देखेंगे कितना है, 5 है, तो 8 होगा। लेकिन यहाँ पे अब 2 जैसे ही 7 में से 2 निकालेंगे तो मेरा बचेगा कितना, 5 बचेगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5 को इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, 5। तो अब इसमें क्या होगा, 5, 2, 7 हो गया। अब देखिए इसका एक नियम ये है कि अगर हम धातु लिखना है, अधातु लिखना है, तो यहाँ पर क्या है कि जब 1 से 3 के बीच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करेगा, त्यागेगा। और जब त्यागेगा तो क्या होगा, प्लस चार्ज बनाएगा। प्लस का मतलब हो जाएगा वो क्या होगा, मेरा धातु होगा, धातु होगा। धातु का मतलब वो हो गया क्या, ठोस होगा। अब इसके बाद अगर उसके बाद कुछ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 और 7 के बीच में मिलता है तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और जब ग्रहण करेगा माइनस होगा, माइनस का मतलब क्या होगा, अधातु होगा। माइनस का मतलब क्या होगा, अधातु होगा। अधातु का मतलब क्या होता है, गैस होता है। तो ये देखिए 2 मेरे एक प्रकार से ट्रिक है कि कैसे हम पहचाने कि कौन से धातु, कौन से तत्व मेरे धातु होते हैं, कौन से तत्व अधातु होते हैं। तो पहचानने का एक सरल तरीका है कि अगर इसके वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 3 के बीच में मिला है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। त्यागने का मतलब होता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन को दान देने की क्षमता है, उसमें दान दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का कितना होता है, 11 परमाणु क्रमांक होता है, तो 2, 8, 1 होगा। तो इसके बाद उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, 8 पुरुष से भरा हुआ है। अगर जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन 2, 8
10 और 1 11 हो गया। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, आसानी से दान दे सकता है, क्योंकि अगर हम इसको नाभिक में ले जाएंगे तो क्या आएगा कि सोडियम के वायुकोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जिसके वायुकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी वो आसानी से क्या होगा, इसे अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसके वायुकोश में एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक निकालने में इसको क्या होगा, आसानी होगा। अगर इसे 8 पूरा करने के लिए होगा तो 8 पूरा करने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 इसके पास तो है नहीं, और सॉरी 7 तो इसके पास है भी नहीं, और 7 इलेक्ट्रॉन किसे इसे देगा भी नहीं, क्योंकि इसके वायुकोश में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक है तो इसकी क्षमता क्या होगी, कम हो गई। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई नाभिक में है, नाभिक में क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, 7 यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन है तो ये तो इसके पास नहीं जाएगा, ये तो इसके पास चला जाएगा, लेकिन क्या एक 7 को ग्रहण कर सकता है, तो इसके अंदर क्षमता नहीं है। तो इसलिए इसकी क्या है कि इसके वायुकोश में जो एक इलेक्ट्रॉन है आसानी से क्या करता है, त्याग देता है। मतलब एक सरल तरीका हम समझे भाषा ये है कि अगर इसके वायुकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और 3 है तो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दान देगा। अगर इसके वायुकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 और 7 है तो आसानी से ध्यान नहीं देगा, उसके अंदर तक ग्रहण करने की क्षमता हो जाएगी। और कितना ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, अगर 5 है तो 3, 7 है तो 2, 1, इस प्रकार से। अब देखिए ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दान देगा तो त्याग देगा। जब हम किसी चीज किसी भी व्यक्ति को अगर हम अपना पैसा किसी को दें तो जब हम पैसा अपना देंगे तो क्या होगा, प्लस में होंगे। तो जितना प्लस में होंगे उतना हम बताएंगे कि 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी प्लस में होंगे उतना बताएंगे। और जो लेगा, जो व्यक्ति लेगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि तभी तो बताएगा कि हाँ मैं 5 रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये जो भी लिया है मेरा क्या है, माइनस में है। तो माइनस में जैसे ही जाएगा वो कैसे हो जाएगा, अधात होगा। अब जब जो देगा तो देगा तो हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। तो जैसे ही वह देगा तो क्या होगा, अधात हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक दे देगा। तो जब यह एक इलेक्ट्रॉन को देगा तो यहाँ अपने ऊपर क्या करेगा, एक प्लस बना लेगा। भैया हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, हम क्या हो गए हैं, प्लस हो गए हैं। तो अब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही दान देगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे प्लस बना लेगा। अब प्लस बना लेगा तो इसके वायुकोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, 8। और जैसे ही 2, 8 होंगे तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन दान देगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे तब क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर डायरेक्ट बन जाएगा यानी प्लस 10। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा, 2, 8 होगा। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन हमने घटा दिया, क्योंकि ये क्या है, इसके ऊपर प्लस है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्लस है तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम के वायुकोश में या सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर त्याग दिया। कैसे पता, क्योंकि इसके ऊपर एक क्या है, प्लस है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये पहला नियम मेरा काम करेगा 1 से 3 के बीच में। अगर इसको हम नियम देते हैं, ये फर्स्ट नियम है और ये क्या है, मेरा सेकेंड है। अब देखिए अब इसमें क्या है कि जैसे 1 से 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे तो यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो एक त्यागा, तो एक त्यागने 1 से 3 के बीच में अगर त्याग रहा है, एक त्याग रहा है 2 या 3, तो हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। और जितना त्यागेगा उसके ऊपर इतना प्लस लग जाएगा, वो क्या हो जाएगा, धात। और धात का मतलब क्या होगा, वहां ठोस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या मेरा था, धातुएं थे कुछ। अब इस प्रकार से इसमें जो हम लिखे हैं इसमें हम देखेंगे कौन से तत्व धातु होते हैं, कौन से अधातु होते हैं। तो देखिए इसमें हम पहचानने का एक सरल तरीका बता रहे हैं। और इसके बाद ये आपका एक प्रकार से कर सकते हैं 0 लेवल से हम इसको देखेंगे किस प्रकार से कौन से तत्व धातु होते हैं, कौन से अधातु होते हैं। अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालने के लिए भी देता है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस लगा दिए तब उसका बोल देगा कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अगर हम इसको 2 स्तर से निकालते हैं, देखिए पहला मेरा अगर हम हाई स्कूल से पढ़े तो हाई स्कूल से ही देखेंगे, इंटर वाला तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इंटर वाला क्या है उसमें 1:2 2:2 चलता है। तो पहले हम इसी को देखते हैं कि किस प्रकार से तत्व मेरे धातु के श्रेणी में होते हैं, कौन से अधातु की श्रेणी में होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिए तो इसमें आपको दिख रहा है कि इसका कितना है, 2 और क्या है, 5 है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि 2, 5 है, तो इसमें ये देखना है कि लास्ट में जो मिला है 5 मिला है। 5 मेरा किसका नियम, अगर हम पहला नियम देखें तो इसके वायुकोश में 1 और 3 है, तो ये तो मेरा नियम काम नहीं करेगा। ये बता रहा है कि 1 से 3 के बीच में होगा तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, लेकिन इसके वायुकोश में कितने हैं, 5 है। अब देखिए दूसरा नियम कह रहा है 5 और 7 के बीच में होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वहां ग्रहण करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि यह कितना ग्रहण करेगा या किससे लेगा, ये तो हमें नहीं पता है। तो जब इसके नियम को काम करेगा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे ये क्या होगा, अधातु होगा। क्या होगा, यह अधातु होगा।
अधात का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ गैस होगा। अब देखिए अगर जब 2 और 5 आए तो मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन को वहां पे पूर्ण से नहीं भरा, खाली मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, नियम देखना है कौन सा नियम, 5 और 7 के बीच में है तो ये क्या होगा, हमेशा अधात होगा। अगर हमें ये दिखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धात बन जाए, अधात है कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो आप देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की हम बात करते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 8 है, तो निकालेंगे क्या होगा, 2 6 होगा, तो इसके बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 6 मिले। अब देखिए यहाँ पे आपको 6 दिखाई दे रहा है, तो 2 8, तो 2 6 कितना होगा, 8 हो जाएगा, 8 यहाँ पर भी है। अब देखिए 2 इसके बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 6 मिले, तो 6 वाला किसमें नियम काम करेगा, सेकंड वाले में। सेकंड वाले क्या कर रहा है, 5 और 7 के बीच में होगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो 5 और 7 के बीच में ये 6, 5 और 7 के बीच में ही 6 आएगा, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, कितना ग्रहण करेगा, तो 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन से चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, जिसका मतलब ए भी मेरा क्या होगा, आधात होगा, ये भी मेरा क्या होगा, आधात होगा। और आधात का मतलब क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, गैस हो गया। अब देखिए अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में यहाँ पर नियान की अगर हम बात करें तो नियान का कितना है, यानी 10 है, तो इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 8। ये देखिए मेरा नियान ही एक ऐसा तत्व है कि जिसको अगर हम देखें नोबेल गैस कहते हैं, जो मेंडली की मूल आवर्त में आप देखेंगे कि जो मेरा मेंडली की मूल आवर्त है इस प्रकार से है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लॉक में बटा हुआ है एस पी और क्या है, ये डी है, ये मेरा क्या है, यह ब्लॉक है। अगर हम जो इसमें पी ब्लॉक में देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 18 नंबर यहाँ पर 0 लिखा होता है, तो यही मेरा क्या होते हैं, सब नोबेल गैस, इसको आखिरी गैस बोलते हैं, जो कि क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जितने भी यहाँ पे तत्व होते हैं ये सारे तत्व क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए इसको नोबेल गैस मिलते हैं। और यहाँ पे 18 नंबर पर रखा गया है, जिसके वायुकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण रूप से भरे होते हैं, न तो इलेक्ट्रॉनों किसी को देगा न तो वो किसी से लेगा, वो मेरा क्या होता है, नोबेल गैस होता है। और यहाँ पे जितने भी गैसें होते हैं यहाँ पर 18 नंबर पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में रखे गए हैं। और किस ग्रुप में रखे गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी ब्लॉक के ग्रुप में 18 नंबर पे यहाँ पे पूरे रखे गए हैं, जिसका नाम है हलीना कारक से। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर इस प्रकार से जिंदा रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि हे का भी क्या होगा, He। अब He हीलियम हो गया, और इसका भी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है, तो 2 भी पूर्ण से भरा हुआ है। तो यही है कि जिस तत्व के वायुकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण से भरा होता है, पूर्ण से हम कैसे जानेंगे कितना भरा होगा पूर्ण से, या तो उसके वायुकोश में 8 होगा, या तो 16 होगा, या तो 32 होगा। तो अगर इस प्रकार से उसके वायुकोश में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को पूर्ण से क्या होगा, भरा होगा। तो जब वो भरा होगा तो न तो किसी से इलेक्ट्रॉन देगा न तो वह किसी से इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नोबेल गैस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का क्या है, F9 है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 7 होगा, 2 7 2 हो गया, फिर इसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा, तो 8 में इलेक्ट्रॉन कितना हमें भरना है, 2 के बाद अब हम देखेंगे कितना और लिखेंगे, तो 2 के बाद 9 है, तो 2 के बाद कितना लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा, तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए ये जो मेरा 9 है, तो अब इसमें हमें देखना है कि ये भी किसमें नियम काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेकंड नियम में क्या कर रहा है कि 5 और 7 के बीच में होगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो 7 है कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण का, 1 ग्रहण करेगा, लेकिन किससे ग्रहण करेगा ये भी बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि जब 1 ग्रहण करेगा तो क्या मेरा हो जाएगा, आधात होगा। हमेशा ये याद रखना है कि अगर वो ग्रहण करेगा तो मेरा क्या होगा, आधात, और आधात का मतलब आपको याद रखना है कि ये क्या है, गैस है, तो फ्लोरीन भी क्या है, गैस है। अगर हम यहाँ पे सोडियम की बात करते हैं तो 11 है, तो 2 8 1 होगा। तो अब देखिए जैसे ही 1 आया तो अब 1 देखना है किसमें आएगा, 5 और 7 के बीच में तो 1 आएगा नहीं, आएगा किसमें, 1 और 3 के बीच में। तो पहला नियम में क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो क्या होगा, प्लस होगा। तो अब यहाँ पे देखना है ये मेरा क्या हो जाएगा, धात हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, धात होगा, और धात होगा तो क्या हो जाएगा, यह मेरा ठोस होगा। अब देखिए ये आधात होगा तो माइनस में आएगा, ये धात होगा तो प्लस में आएगा, ये आधात होगा तो माइनस में आएगा, और ये आधात होगा तो माइनस में। तो आपको क्या देखने को मिला कि जितने भी हमारे तत्व यहाँ पे जिनके वायुकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से कम है, या ये कह सकते हैं कि जिनके वायुकोश में 2 से कम है तो क्या होगा, मेरा वो धात होगा। और जिनके वायुकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
5 या 7 के बीच में है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधातु होंगे। तो अधातुओं में अधातुओं की यही पहचान है कि जिन तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 या 7 के बीच में होंगे वो मेरा क्या होंगे, अधातु होंगे। वो क्या होंगे, सारे गैस होंगे। और जिन तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हमें 1 और 3 के बीच में मिल रहा है तो वो मेरे क्या होंगे, धातु होंगे। तो ये मेरा था धातु। अगर हम धातु की परिभाषा देखें तो कोई भी दुनिया की कोई भी वस्तु अगर वो क्या है, ठोस है, वो जिसका द्रव्यमान है, और अगर वहां स्थान कर रहा है तो मेरा क्या होते हैं, धातु होते हैं। अब अगर इसमें हम और देखें तत्वों को, जैसे अगर कुछ तत्व इस प्रकार से हैं कि वो भी धातु की श्रेणी में आते हैं लेकिन उनका गुण भी क्या है, अलग है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इसमें हम कुछ और पहले आपको धातु दिखा रहे थे, मेरे धातु ये अधातु थे। अब इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन से तत्वों में धातु कैसी पहचान करेंगे। तो आप इसमें पहचान लिए होंगे कि धातु को पहचानने का तरीका और अधातु को पहचानने का जो यहाँ पे मेथड था ये इस प्रकार से दिखा दिए हैं कि आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे अगर हम देखें मैग्नीशियम, इसके बाद क्या है एल्यूमिनियम Al13, 13 के बाद क्या आएगा सिलिकॉन Si14, फास्फोरस 15, ये क्या है मैग्नीशियम 12 हो गया, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस भी 15, सल्फर या 16 हो जाएगा। और इसके बाद क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar आपका क्या हो जाएगा 18। इस प्रकार से यहाँ पे तत्व हैं, ये सब मेरे क्या है एलिमेंट्स हैं। अब इसमें हम ये देखना है कि कैसे पहचाने कि कौन सा तत्व क्या होगा, धातु होगा कौन सा अधातु होगा। एक बात और याद रखिएगा, मान लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन दिया है 2-, अगर यहाँ पे क्लोरीन दिया है 1- और यहाँ पे सोडियम दिया है 1+ दिया है, तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि इसमें कौन से तत्व धातु होंगे कौन से अधातु होंगे। और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा निकालने के लिए। तो देखिए जिन तत्वों के बाह्य कोश में अगर प्लस आएगा तो हमेशा क्या होंगे, धातु होंगे, क्योंकि प्लस हमेशा धातु होता है। और इसमें ये भी याद रखना है कि अगर वो धातु है तो जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा या दान दिया होगा। तो जितना दान रहेगा उसके ऊपर प्लस रहेगा। अगर कोई भी तत्व अगर यहाँ पे मेरा अधातु होगा, गैस की श्रेणी में आएगा, तो जितना वह अधातु होगा, सॉरी जितना अधातु की श्रेणी में आएगा तो जितना उसके ऊपर प्लस या सॉरी माइनस होगा तो वह मेरा क्या होगा, जितना माइनस होगा उतना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो ये मेरा कितना त्यागा है, तो त्यागा नहीं बल्कि क्या है, अब देखिए इसमें क्या है माइनस, तो माइनस से आपको लगेगा कि ये शायद त्यागा है कि ग्रहण किया है। तो माइनस वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। कि अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई भी पैसा हमें या बैंक से लोन लिया कुछ भी किए तो हमेशा हम ऋण में रहते हैं, तो हमें मतलब उसका टेंशन बना रहता है कि इतना मेरे पास पैसा क्या है माइनस में है, मुझे उसको चुकाना है। तो जब हमेशा माइनस वाला क्या होता है, जब उसे चुकाना है तो हमेशा डिस्टर्ब ही रहेगा। तो मान लीजिए कि क्या है गैस में है और उसको पता नहीं है कि कहाँ वो घूमेगा कहाँ चलेगा, क्योंकि उसका दिमाग एक जगह नहीं स्थिर रहेगा, क्योंकि वो लोन लिया है, पैसा लिया है किसी से, तो हमेशा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। अब यहाँ पर क्या है जो प्लस वाला, अब यहाँ पर 2- है, तो 2- का मतलब ये भी है माइनस है। अब ये देखना है कि कितने माइनस है तो अलग की बात है, लेकिन माइनस में अगर हमेशा है तो हमेशा क्या होगा, गैस होगा। अब इसमें हम देखें तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी प्लस माइनस लगा के पूछेगा तो उसी प्रकार से आपको निकालना भी है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2- दे दिया, बोलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आप घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 6, सॉरी घटेगा नहीं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है, 2- लिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जुटेगा। तो जब यहाँ पे जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, और 10 होगा तो इसका निकल जाएगा कितना, 8 2 2 8। अगर यही पर मान लेते हैं कि सोडियम है और इसके ऊपर प्लस है, तो हमें पता है कि सोडियम जब प्लस है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। कितना इलेक्ट्रॉन दान दिया है, 1। जब दान देगा तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, और जब ग्रहण करेगा तो हमेशा जोड़ेंगे। अगर माइनस है तो मतलब उसका इलेक्ट्रॉन्स में जुटेगा, जितना माइनस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन्स का जुटेगा, और जितना प्लस रहेगा उसका घटेगा। तो 1 प्लस है तो घटा देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए 10 इसका भी हो गया और 10 इसका भी आ गया। अब यहाँ पे निकाल देंगे तो कितना होगा, 2 8 इसका भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि अगर मेरा वो परमाणु तत्व के ऊपर अगर प्लस है तो प्लस का मतलब हो गया जितना प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन क्या करना है, घटाना है, और अगर माइनस है तो उतना इलेक्ट्रॉन क्या करना है, उसको जोड़ना है। जोड़ना क्यों है, क्योंकि वो माइनस लेकर तब अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा किया है। तो जितना लिया रहेगा उतना उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके हमें दिखाना होगा। अब यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं इसका निकालेंगे तो कितना होगा, 2 8 होगा, 2 8 क्या होगा
2 होगा। अब देखिए मैग्नीशियम का 12 हो गया परमाणु क्रमांक, 2 8 10 2 12 हो गया। अब इसमें क्या है, इसके बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले हैं, 2 मिला। अब 2 मिला है तो 1 से 3 के बीच में आएगा, 2 1 से 3 के ही बीच में आएगा। अब जब 1 से 3 के बीच में आएगा तो ये हमेशा क्या होगा, जब 1 से 3 के बीच में आएगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। तो जब प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम मेरा धात। धात का मतलब धात यहाँ पे हो जाएगा, धात का मतलब क्या हो जाएगा, ठोस। और जितना यहाँ पर प्लस है, यहाँ क्या है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, त्याग करने की क्षमता कितनी है, 1 से 3 के बीच में रहेगा तो हमेशा त्याग कर सकता है। तो 2 है तो ये दान देगा। अब जैसे ही 2 दान देगा तो 8 हो जाएगा, तो 2 8 पूर्व से भर भी जाएगा इसका, 2 कहेगा। इसमें क्या है, 2 8 2 है, तो 2 8 2 है, तो कहेगा कि भैया मेरे पास तो 2 8 2 है। मैग्नीशियम बोलेगा कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन 2 8 2 है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि 2 लास्ट में क्या है, अधिक है। तो कोई भी जैसे अगर ऑक्सीजन इसके पास गया तो बोलेगा भैया ठीक है, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और आपको भी 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो आप ले जाओ। आसानी से कहेगा क्या है, आप ले जाओ। तो जैसे ही उसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो जैसे ही इसके 2 ही हटेगा तो इसका भी क्या होगा, पूरा भर जाएगा। क्योंकि जैसे ही इसके लास्ट में 2 रहेगा तो इसे थोड़ा टेंशन रहेगा कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन भी है, कहीं छूट न जाए, या कहीं एक प्रकार से क्या है, जैसे पैसा है तो सब सोचते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक थैला है, अब इस थैले में कुछ मेरे सामान रखना है, जिसमें आपको पता है कि इसमें मेरे सामान 10 या 5 ही आते हैं, तो 2 आपके स्ट्रे बच गए हैं। तो आप क्या करेंगे, उस सामान को अगर आप तो छोड़ना नहीं चाहेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो मेरा जो सामान छूटा हुआ है इसे मैं क्या करूँ, किसी को दान दे देता हूँ। कि अगर वो ले लेगा तो वो भी क्या करेगा, मेरे बारे में थोड़ा बताए, मतलब कि थोड़ा समझेगा या जानेगा कि हाँ उसके पास इतना पैसा था, 2 रुपये कुछ भी इतना था, 2 रुपये कुछ भी मान लीजिए कि ये 2 था, वो मुझे दान दे दिया, तो भी क्या होगा कि आपके बारे में कुछ अच्छा ही बताएगा या अच्छा ही सोचेगा। अगर तो ये क्या काम करता है कि जैसे ही अब इतने था, मेरे को तो इतने सामान लेने के लिए व्यस्त था, तो मैं इसको ले लिया, 2 क्या किया, दूसरे को दे दिया। अगर नहीं दिया सोचते रहेंगे कि वो दूसरा कोई मिल जाए तो उसको दे दूं। इसी प्रकार से मैग्नीशियम भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन दान देगा तो इसके पास 2 क्या होगा, प्लस आ जाएगा, 2 प्लस हो गया। अब अगर मैग्नीशियम 2 प्लस आ गया यहाँ पे, तो अब इसका कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा या परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पे आपको बताना है, तब जब 2 प्लस रहेगा तो 12 में से 2 घटा देंगे 10 आएगा। क्योंकि आप ये भी देखें कि 2 हटाए हैं, निकाल दिए हैं, तो जब 2 निकालेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस होगा। अब जैसे ही 2 प्लस होगा तो इसके ऊपर क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो यही मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2 8 10 हो गया। तो अब ये क्या हो गया, मैग्नीशियम मेरा भी क्या हो गया, धात हो गया। अब देखते हैं एल्यूमिनियम का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 10 और 10 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 है भी। अब इसके बीच में देखें तो 1 से 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा, धात होगा। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, धात हो जाएगा। ये भी क्या होगा, प्लस की श्रेणी में आएगा। अब अगर हम सिलिकॉन की देखें तो 2 8 10 और 4 क्या हो जाएगा, 14। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सिलिकॉन का कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये तो गड़बड़ी हो गई, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 उसे चाहिए भी, तब तो 8 होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के पास है, चारों भी घूमे चक्कर में घूम रहा, तो वहां पे न प्रतिकर्षण न तो आकर्षण बल कुछ तो होगा ही नहीं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हम देखें तो न तो आधात होगा, न तो आधात हो, न तो धात होगा, न तो अधात होगा। तो ये किस श्रेणी का होगा, तो ये मेरा अगर हम देखें तभी जिसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूर्ण से भरा है तो मेरा क्या उदासीन है, वो नोबेल गैस है। तो ये प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक प्रकार ये क्या उदासीन है, मतलब कि ये इसके पास न तो लेने की क्षमता है न तो देने की क्षमता है। अब अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो क्या है, 2 8 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब देखिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। तो 2 8 कितना हो गया, 5 हो गया, 2 8 5 2 8 10 5 15 हो गया। अब ये क्या करेगा, इसके बाद को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन मिला, तो अब देखना है कि हमें नियम कौन सा काम करेगा, तो सेकेंड वाला में क्या है कि 5 है, तो यहाँ पे क्या है 5 और 7 है, तो 5 और 7 के बीच में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अधात हो जाएगा। तो फास्फोरस भी मेरा क्या हो गया, गैस हो गया। अब देखिए अगर हम सल्फर का बात करते हैं 16, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कितना होगा, 2 8 6 होगा। इसका निकालेंगे कितना होगा, सल्फर 2 8 10 6 16 हो गया। अब ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब तो 8 पूरा होगा। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, अधात होगा। अब इसमें देखिए अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो इसका है 17, तो 2 8 क्या होगा, 7 होगा। तो 2 8 7 17 हो जाएगा।
अब ये 7 हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 और 7 के बीच में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, आधात होगा। और जितने भी आधात होंगे तो क्या होगा, माइनस होंगे, ये भी माइनस में होगा। अब देखिए जो मेरा आर्गन है इसका निकालेंगे तो कितना होगा, 2 8 8 होगा। आर्गन यार 18 हो गया, तो देखिए 2 8 8, इसके वाई कोष में क्या है, वाई कोष में पूरे से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद और 8 मिलता तो हम इसको 16 लिख देते हैं, तो यहाँ क्या है 2 8 8। अब ये अगर हम देखें तो एक ये मिला मेरा और एक ये, जो दोनों क्या है तत्व है, लेकिन इसमें क्या है अगर हम देखें तो ये नोबेल गैस है कि इसके वाई कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण रूप से भरा होता है। ये तो अब अगर देखें तो 8 तो किसी को देगा भी नहीं, 9 8 लेगा भी, क्यों, क्योंकि इसके वाई कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण रूप से भरा हुआ। अब पूर्ण रूप से भरने का मतलब क्या हुआ, तो ये देखना है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये एक क्लास है, ये आपका एक का है कक्षा है, और इस कक्षा की क्षमता मान लेते हैं कि इसमें 60 सीट है, 60 क्या है, सीट है। अब 60 सीट है तो इस सीट में हम क्या करेंगे, 60 ही विद्यार्थी बैठाएंगे। ऐसा नहीं है कि 60 है तो 120 बैठा देंगे या 130 बैठा देंगे। बैठाने की तो कुछ भी बैठा सकते हैं, उसमें खड़े भी हो सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर टेबल लगा है, एक टेबल पे 4 लोग की व्यवस्था है बैठने के लिए, तो वहां पे 5 6 बैठ सकते हैं। लेकिन जो उसकी मतलब नियम है, जो उसका एक प्रकार से नियम है, क्षमता है, कैपेसिटी है कि उसमें 60 ही विद्यार्थियों का सीट है तो 60 ही बैठेंगे, तो उसका एक प्रकार से क्या है, नियम। अब इसमें जैसे देखिए अब बस है, बस में अगर हम देखें तो सीट कितनी होती है, 30 40 50 सीट होती है, 60 सीट भी होती है। तो अगर 30 सीट है तो 30 सीट तो बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें क्या है, जिस और भी खड़े भी हो जाते हैं। तो अगर हम देखें तो वो भी प्रकार से क्या है कि अपवाद में चल रहा है, और उसका कोई नियम कानून नहीं है कि 60 सीट है तो 60 ही लोग बैठेंगे और अधिक नहीं बैठ सकते हैं। आप कहीं भी देखिए ट्रेन में सफर करते हुए देखते हैं, तो अगर देखें तो एक बोगी में अगर 100 सीट है तो इसमें आप देखेंगे 100 सीट का अगर 4 गुना जोड़ लीजिए, 400 300 लोग बैठे रहते हैं। तो ये तो अलग की बात हो गई, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इसकी क्षमता जो है, भरने की क्षमता है 60 है तो 60 ही रहेंगे, 60 से अधिक नहीं होंगे। वही बात यहाँ पर भी है। तो जैसे इसके वाई कोष में ये क्या है, पूर्ण से भर गया है, अब उसमें हम अलग से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें 60 सीट हो गई पूर्ण से, हमारी 60 सीट भरा हुआ है। अब अगर इसके वाई कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण से भर गया तो अब ये तो लेगा नहीं, ना तो किसी को देगा, क्योंकि वो पूर्ण से क्या है, भर गया, क्षमता हो गया इसकी। अब देखिए जहां पर मुझे जो मिला, देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के वाई कोष में मैग्नीशियम भी क्या मिला, धात मिला, एल्यूमिनियम भी क्या है, धात मिला, और इसके बाद यहाँ पर और कोई धात नहीं। अब देखते हैं हम कुछ आपके 4 धातुएं 5 धातुएं लिखेंगे, पांचों पांचों का नाम तो क्या है, धातु ही है, लेकिन पांचों का गुण क्या है, अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। देखिए जैसे अगर हम लिख दिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और इसके बाद आयरन, कॉपर, गोल्ड, चांदी, गोल्ड चांदी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मरकरी भी है। इसमें आपको दिख रहे हैं जितने भी हम लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 तत्व लिखे हैं कि जो एक किसके श्रेणी में आते हैं, धात की श्रेणी में आते हैं। तत्व तो मेरे क्या है, ये आप इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ही बोलेंगे, तत्व ही बोलेंगे। ये मेरे क्या है, तत्व है। अब ये तत्व किस प्रकार से है, तो आप देख सकते हैं कि सोडियम मेरा क्या है, धातु होता है, मैग्नीशियम भी क्या है, धातु है, एल्यूमिनियम भी क्या है, धातु है, आयरन लोहा भी धातु होता है, कॉपर भी धातु है, चांदी भी धातु है, गोल्ड भी धातु है। ये सब क्या है, धातु है। आप देखिए धातु का गुण भी आपको देखेंगे कि अब कौन कौन सी धातु होती है, लेकिन उसका गुण क्या है, अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, आप जानते हैं कि अगर एक कक्षा है, क्लास है, कोई भी क्लास की अगर हम बात करते हैं, चाहे 9 का हो, 8 है, 10 हो, कुछ भी क्लास हो, अगर उस क्लास में हम देखें, मान लेते हैं 10 का क्लास है, तो 10 के क्लास में आपको ऐसा मिलेगा कि कुछ उसमें ऐसे विद्यार्थी होंगे कि जो पढ़ने में तेज होंगे, कुछ कमजोर होंगे। तो क्या है, कुछ की गुण क्या है, उसमें अलग अलग है, लेकिन वहां पर क्या है, सभी छात्र हैं। अब ऐसा नहीं है कि वहां पे छात्र है तो जो कमजोर होगा तो उसको हम गधा के नाम से बुलाएंगे, या गधा धरा, तो मतलब कि कमजोर है तो धरा, ऐसा तो हम नाम वहां पर नहीं देंगे। नाम मेरा क्या होगा, एक होगा, वो भी नाम क्या होगा, सिर्फ छात्र नाम।
तो वही मेरा यहाँ पर भी है। तो छात्र का नाम ही हो गया, या छात्र या छात्राएं या विद्यार्थी भी, कुछ भी ये नाम तो एक ही होगा। अगर वहां पे लड़कियां हैं तो छात्राएं बोलेंगे, क्यों क्या है, गर्ल्स है, गर्ल्स हॉस्टल है, या गर्ल्स का वहां पे क्या है, गर्ल्स कॉलेज है, तो नाम क्या होगा, एक ही होगा। अब गर्ल्स कॉलेज है या गर्ल्स लड़के हैं, तो जैसे गर्ल्स लड़के में क्या होंगे, कुछ लड़के पढ़ने में तेज होंगे, कुछ कमजोर होंगे, किसी के पास घर की स्थिति अच्छी होगी, किसी के पास घर की स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो वो अगर हम देखें उसके गुण के बारे में जाते हैं, तो गुण का मतलब उसकी अगर हम क्वालिटी देखते हैं तो सबकी गुण की क्या है, अलग अलग है। लेकिन जो मेरे टीचर होंगे, वहां पे जो पढ़ाने वाले टीचर अध्यापक होंगे, उनका सिर्फ सिद्धांत क्या होगा कि चाहे वो कमजोर छात्र हो, चाहे वो पढ़ने में सही हो या पढ़ने में सही ना हो, चाहे कैसा भी छात्र हो, लेकिन हमें उसको पढ़ाना है तो हमें सबको एक जैसा पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने में तेज छात्र होगा उसके जाएंगे रफ में बताएंगे कि भैया ऐसे से पढ़ो, और जो कमजोर छात्र होगा उसको बोर्ड पे बताएंगे। ऐसा तो है नहीं, सब छात्रों को बोर्ड पर ही बताएंगे। अब सबकी दिमाग क्या है कि वहीं पर देखिए कि ये सब मान लेते हैं कि ये क्या है, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, बैठे हुए हैं। अब सबका दिमाग क्या है, अलग अलग है। अगर कोई भी टीचर मान लेते हैं कि पढ़ा रहे हैं, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद क्या होगा कि किसी का दिमाग तुरंत कैच कर लेता है कि अच्छा इसका ऐसे ऐसे हुआ। कोई ऐसे होते हैं कि जो कमजोर होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि एक बार में कि ये कैसे हुआ। तो वही मेरे क्या है, तत्व है, धातु है। अब देखिए, तो ये धातु है। अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम धातु को हमारा एक ऐसी धातु होता है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से इसको हम काट सकते हैं। सोडियम धातु को हम क्या कर सकते हैं, धातु है, धातु की श्रेणी में मेरा आया, लेकिन क्या है, इसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और इसकी क्या गुण होती है, सोडियम धातु को हम मिट्टी के तेल में या केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं कि जिससे यह बाहरी वायुमंडलीय दाब से क्रिया करके आग न लगे। क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तुरंत क्या होगा, यहाँ इसके साथ आग लग जाएगी। तो अब देखिए, सोडियम मेरा क्या है, धातु है, धातु होते हुए भी इसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगर इसको हम केरोसिन के सुरक्षित रखने के लिए, इसको बचाने के लिए, केरोसिन या केरोसिन का ही नाम है क्या है, मिट्टी का तेल, उसी का क्या है, रासायनिक नाम है जिसको बोलते हैं केरोसिन का तेल, केरोसिन। अब उसमें हम डिबो कर रखते हैं कि जिससे क्या है कि यहाँ इसमें आग न लगे या ये बाहरी ऑक्सीजन के साथ क्रिया न कर पाए, और इसे आसानी से काट भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप सब लोग देखे होंगे कि जिसको बोलते हैं क्या कि पनीर के जैसा होता है सोडियम। इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, मेरा क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी आपका क्या है, धातु है। मैग्नीशियम भी मेरा क्या है, धातु की श्रेणी में आएगा। लेकिन मैग्नीशियम एक प्रकार से धातु है, लेकिन इसका गुण और इसका गुण क्या है, मैग्नीशियम के भी गुण क्या है, हमारे अलग है। अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम भी क्या है, धातु है, लेकिन मैग्नीशियम और सोडियम से धातु से भी इसका भी क्या होता है, अलग होता है। एल्यूमिनियम क्या प्रकार से मेरी हल्की धातु होती है। एल्यूमिनियम इस प्रकार से धातु है कि जो एरोप्लेन या हवाई जहाज जो भी जितने भी मतलब उसके पार्ट बनते हैं सब एल्यूमिनियम के धातु से बनते हैं, जिससे क्या होता है, वो बहुत हल्की धातु होती है। और एल्यूमिनियम इस प्रकार से मेरी धातु है कि यह संक्षारण की क्रिया नहीं करती है। संक्षारण की क्रिया का मतलब क्या हुआ कि ये इस प्रकार से धातु है कि क्या बाहरी वायुमंडलीय दाब से क्रिया करके, कोई भी वायुमंडलीय दाब से बाहरी वायुमंडलीय दाब से क्रिया नहीं करता है, जिससे कि ये प्रकार से ये क्या होता है, सुरक्षित रहता है। और संक्षारण क्रिया की मतलब हो गया कि यह अपने आप में जंग लगने का प्रक्रिया इसमें नहीं होती है। अब इसके बाद ये जो मेरा होता है, ये लोहा भी क्या है, एल्यूमिनियम भी क्या है, प्रकार से हल्की धातु है। इसे तन्यता मतलब कहते हैं, इसको पीट कर हम एक बड़े चादर के रूप में है, तो उसको पीट कर हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे अगर एल्यूमिनियम धातु है तो इसको पीट कर हम एक पतले तार के रूप में भी इसे बदल सकते हैं, इसको लंबे तार के रूप में, जिसको तन्यता का गुण कहते हैं, आघातवर्धीनता कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है क्या, आयरन, जिसको बोलते हैं लोहा। अगर हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा क्या है कि लोहा में, अगर एल्यूमिनियम की बात हो गया, अब लोहा की बात करते हैं तो लोहा हमारा क्या होता है, संक्षारण की क्रिया करता है। लोहा में आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हम मार्केट से लोहा खरीद कर ले आने के बाद अगर उसको, अगर आप देख सकते हैं मार्केट से लोहा जैसे दरवाजे लगवाते हैं घर में, लगाने के बाद उसको अगर हम छोड़ देते हैं कि पानी बारिश होता रहता है, नमी होता रहता है, तो उसमें आप देखेंगे कि हल्के भूरे भूरे रंग क्या होते हैं, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, जिससे कि लोहा का जो होता है आपको कलर ऑटोमेटिक परिवर्तित दिखने लगता है। तो क्या होता है कि बाहरी वायुमंडलीय दाब से या उसके नमी से, वायु की नमी से, जैसे बारिश हो रही है बाहर, लेकिन इसके क्या होता है, वायु की नमी से
नमिज ये पूरी तरह से क्या होता है, अपने आप में संक्षारण की क्रिया करने लगता है, अपने आप में जंग लगने की क्रिया हो जाती है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एक बात और होती है कि एल्यूमिनियम क्या होता है कि ये हमारा इसमें धारा भी प्रवाहित करती है। जितने भी आप देखेंगे कि जो मेरा धारा इलेक्ट्रिसिटी होता है कि जैसे एक खंभे से दूसरे खंभे पे ले जाते हैं तार को, भी इसमें क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम में क्या होता है, धारा का मान प्रवाहित होती है। अगर हम बात करते हैं लोहा की, तो लोहे के लिए क्या खंभा की पिलर के रूप में यूज करते हैं। तो क्या हम लोहे में भी धारा प्रवाहित कर सकते हैं? हाँ, प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि एल्यूमिनियम की अपेक्षा लोहे में धारा अधिक प्रवाहित नहीं होगा। और रही दूसरी बात, अगर हम लोहे की मान लेते हैं कि हम लोहा का पूरा तार को वायरिंग करा दिए, लोहे की तार को, तो लोहा क्या काम करता है जानते हैं कि लोहा संक्षारण की क्रिया करता है। अब ये जैसे ही संक्षारण की क्रिया करेगा तो इसमें जंग लगेगा, और जैसे ही जंग लगना शुरू होता है तो लोहा वहां से कमजोर होने लगता है, तो बीच से कहीं से भी वो क्या होता है, टूट सकता है। लेकिन ये गुण एल्यूमिनियम में नहीं होती है। अब बात आती है कापर की। तो कापर भी मेरा एक प्रकार से क्या होती है, धात होती है। कापर भी धात होते हैं। कापर जो मेरा धात होता है इसमें संक्षारण की क्रिया नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। और जो कापर मेरा धातु होता है, कापर धातु को कोई कई चीजों में मिलाकर इसको क्या करते हैं, अन्य धातु बनाते हैं। कापर एक प्रकार से धातु है, इसको हम वायरिंग के रूप में भी यूज करते हैं। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम और आयरन, इन दोनों की अपेक्षा कापर में भी क्या होता है, धारा का मान सबसे अधिक प्रभावित होती है। अब ये क्या होता है, एक प्रकार से कहते हैं कापर का तार है तो ये अच्छा है, ये टिकाऊ है। तो कापर में क्या होता है, कापर की धातु भी है, आप देख सकते हैं। अब बात आती है चांदी की। चांदी भी क्या मेरा होता है कि चांदी का ये क्या होता है, चांदी के आभूषण बनाने के रूप में इसका यूज करते हैं। और चांदी आभूषण क्यों बनाते हैं, क्योंकि चांदी मेरा क्या होता है, अत्यधिक चमकदार होता है, इसलिए इस चांदी को क्या करते हैं, आभूषण बनाते हैं। और चांदी का प्रकार से मेरा धातु है कि चांदी में क्या होती है, चांदी में भी मेरा क्या होता है, संक्षारण की क्रिया नहीं करता है। अब बात आती है मेरा क्या है, गोल्ड, जिसको बोलते हैं सोना। अब सोना भी क्या है, मेरी धातु ही है, लेकिन इसका अगर हम गुण की बात करते हैं तो सोना मेरा क्या होता है, आभूषण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि 24 कैरेट जो मेरा सोना होता है उसको शुद्ध सोना मानते हैं, और उसमें क्या होता है, कुछ मिश्रण करके तब उसको आभूषण बनाते हैं। अगर डायरेक्ट उस सोने का आभूषण बनाए तो इतना लचीलापन होता है कि सोना कोई भी आभूषण नहीं बन पाएगा, इतना मुलायम होता है, उसको कह सकते हैं। तो उसको क्या करते हैं कि उसको कठोर बनाने के लिए कुछ धातुओं को उसमें मिश्रण करते हैं, फिर इस प्रकार से उसको क्या करते हैं, आभूषण बनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सोना का आभूषण क्यों बनाते हैं, तो सोना में क्यों आभूषण होता है, क्योंकि सोना अत्यधिक चमकदार होती है, इसलिए सोना का क्या होता है, आभूषण के रूप में उसका यूज करते हैं। क्या सोने में कभी जंग लगे हुए आप देखे हैं? तो नहीं, सोने में आप देखे होंगे कि सोना में कभी भी मेरे जंग लगता नहीं है। और सोना इस प्रकार से आभूषण है, न तो उसके रंग में कुछ में भी उसके परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है। अच्छा, क्या आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या जो मेरे ये धातुएं होती हैं, इतने भी मेरी धातु हैं, तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे अधिक क्या, एल्यूमिनियम, लोहा, कापर, चांदी। चांदी को तो हटा दीजिए क्योंकि चांदी में धारा का मान प्रभावित शायद नहीं होता है। अब इसमें अगर हम बात करें सोना, कापर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये चार धातु हैं। चार धातु में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या धारा का मान सबसे अधिक तेजी से किस में प्रभावित होगा, तो आप तुरंत बताएंगे कापर में। नहीं, अगर हम देखें तो सबसे महंगा धातु मेरा क्या होता है, सोना होता है। और सोना में धारा का मान क्या होता है, सबसे अधिक प्रभावित होती है। लेकिन क्या कोई सोना का वायरिंग कराएगा? कभी नहीं कराएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सोने की इतनी कीमत है कि थोड़े से भी सोना का भी कीमत बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर हम देखें तो सोने को तो हटा दीजिए, तो बचा मेरा क्या है, तीन धातु बचती है। सबसे अधिक अगर धारा का मान अगर देखा जाए तो सबसे अधिक धारा का मान किसमें प्रभावित होगा, गोल्ड में। अगर ये तीन मेरे हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कापर है, तो सबसे अधिक धारा का मान, सबसे अच्छा धारा का मान, सबसे अच्छा धारा इलेक्ट्रिसिटी किसमें प्रभावित होती है, तो मेरा क्या होता है, कापर होता है। आप ये भी देखेंगे जैसे मेरा मकान बन रहा है या घर बन रहा है तो इसमें क्या होता है, लोहे का ही यूज करते हैं। और इसके बाद जैसे कि आकाश से जो बिजली गिरती है उसके बचाने के लिए, अब उसके बचाने के लिए देखिए मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये आपका ये मकान है और इस मकान ये छत है, इस छत पर क्या काम करिए, आप एक बड़े से रॉड लगा दीजिए, छत पे लोहे का रॉड लगा दीजिए। क्या होगा कि जैसे ही बादल, यहाँ मान लेते हैं कि बादल कड़कती है या बादल बिजली से होती है, तो इसमें क्या होता है, बादल से बिजली निकलती है तो इसमें कलेक्टर इलेक्ट्रिसिटी धारा का मान प्रभावित होती है। मान लेते हैं कि जैसे ही अगर धारा इधर गिर रही है तो जैसे इधर गिरेगी, अब इसको लगाने के बाद यहाँ क्या करिए, ये जो आप लोहा लगाएंगे, इस लोहे से तार को ले जाइए, जमीन से जोड़ दीजिए। ये जमीन से, पृथ्वी से क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए। तो जैसे इसमें पृथ्वी से जोड़ेंगे तो जैसे ही धारा बिजली, आकाशवाणी जो बिजली होगी
तो बिजली कड़कने से क्या होगा कि ये जो आपका रॉड लगा है, लोहे का रॉड लगा है, ये तुरंत इलेक्ट्रिसिटी को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अपनी ओर अपने में क्या करेगा, पूरी तरह से संभालेगा। संभालने के बाद तो उसको क्या करेगा कि उसको भेजेगा किसके पास, पृथ्वी के पास, जहां से आप जोड़े रहेंगे तुरंत। जैसे जानते हैं कि अगर हम यहाँ से धारा का मान जोड़ेंगे तो जहां रहेगा तार, जहां तक जाएगा वो धारा का मान तुरंत वहां तक भेज देगा। तो ये तुरंत कहेगा भैया तुम भागो भागो, तो ये कहाँ उसको भेज देगा, तुरंत पृथ्वी के पास। और जैसे ही पृथ्वी के पास भेजेगा तो पृथ्वी क्या करेगा, उस धारा का मान को वहीं पर ले जाके पूरी तरह से समाप्त कर देगा। तो आपके मकान पर कोई क्षतिग्रस्त नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप देखते हैं कि जब बिजली मेरी कड़कती है तो उसमें क्या होता है, बिजली कड़कने से हानि भी होती है, बिजली कड़कने से क्या होता है, लाभ भी होता है। अब आप सोचेंगे लाभ कौन सा होता होगा, तो देखिए बिजली कड़कने से कौन सी लाभ होती है, कौन सी हानि होती है। अगर हम हानि की बात करते हैं तो हानि क्या होता है, आप हानि के बारे में अच्छे तरह से समझ रहे हैं कि बिजली अगर मान लेते हैं कहीं पे गिरती है, अगर किसी के मकान पे गिरा, किसी की झोपड़ी पे गिरा, या किसी वस्तु या किसी जानवर पे गिरता है तो क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हानि होती है। और अगर उसके लाभ की बात करते हैं तो लाभ क्या होता है, बिजली कड़कने से नाइट्रोजन गैस निकलती है। अब आप जानते हैं नाइट्रोजन की सबसे अधिक वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है, प्रतिशत मात्रा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही नाइट्रोजन की उसमें कड़कती है तो कड़कने से क्या होती है कि उसमें जितने भी कड़कने से तुरंत बारिश होने लगती है, तो जितने उसके धूल कण एक प्रकार से जमे रहते हैं, तो बिजली कड़कने से क्या होती है, उसकी नाइट्रोजन पूरी तरह से फैल जाती है। फैलने के बाद क्या होगा कि बारिश होती है, और जैसे ही बारिश होगी तो वो क्या होगा, वो उसकी प्रकार से क्या कहते हैं कि जो मात्रा होगा उसकी नाइट्रोजन की, वो पूरी तरह से क्या आ जाएगा, पृथ्वी में। और पृथ्वी में जाने के बाद क्या होगा, पूरी तरह से पृथ्वी और खेत में गिरेगा, तो खेत में या कहीं भी गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा, तो उसकी पूरी क्या होगा, एक प्रकार से नमी को पूरी तरह से वहाँ उपजाऊ, एक प्रकार से उपजाऊ मिट्टी की तरह वो काम करता है। कि कोई भी अगर उसमें जैसे बोलते हैं ना कि अगर बारिश होती है तो बारिश के पानी से अगर कोई भी फसल उगता है तो उसका कुछ और ही पैदावार होता है, अगर आप अपने पानी की वजह से करेंगे तो उसका पैदावार कुछ और होता है। तो कारण यही है कि बिजली कड़कने से क्या होती है कि हमारी जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसकी नमी और उसकी क्या होता है, उपजाऊ बढ़ जाती है। तो यही उसके बिजली कड़कने लाभ भी होता है, और इस प्रकार से क्या होता है, हानि होता है। तो बिजली कड़कने से आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि अपने छत में एक राड लगाइए, कहीं भी खूब बड़े से राड लगा दीजिए, लोहे की राड लगा दीजिए, और उस लोहे की राड को आप कहाँ से जोड़ दीजिए, पृथ्वी से ले जाइए, किसी तार से उसको जोड़ दीजिए। अब देखिए अब इतने समय क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे घर बन रहे हैं सब पिलर के बन रहे हैं, तो जमीन से जुड़े हुए हैं। तो पिलर के अगर कोई ऊपर राड लगा हुआ है, छूटा हुआ है, तो ऐसा क्या करिए कि 2-3 सरिये जो है उसमें आप और बड़े लगा दीजिए, जिससे अगर गिर भी रही है बिजली कहीं पे तो वो क्या होगा, धारा इलेक्ट्रिसिटी तुरंत उसको पृथ्वी पर ले जाकर उस तरह से क्या होगा, समाप्त कर देगा। तो ये रहा मेरा धातु के गुण देख ले। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जो मेरे इतने धातु होते हैं, धातु के बारे में इसमें हम देखेंगे कि जो ये मेरे धातु होते हैं, धातु में अब इसके हम भौतिक गुण देखेंगे, और इसके क्या देखेंगे, रासायनिक गुण देखेंगे। तो देखिए मैं आपको इसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण कुछ बता देता हूँ कि कौन से धातु में कुछ भौतिक गुण होती है, कौन से धातु में रासायनिक गुण होती है। तो जैसे मान लेते हैं कि आप कोई भी धातु लिए, अगर इसमें हम बात करते हैं, जैसे अगर हम सोडियम का धातु ले लिए, अगर एक तरीके से जैसे एग्जाम्पल तौर पर बताते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप दूध ले लिए। अब दूध में आप देखना है किस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होगा या भौतिक परिवर्तन होगा। तो रासायनिक परिवर्तन देखिए कब होता है, भौतिक परिवर्तन कब होता है, उसके बारे में पहले देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी धातु लेंगे, कोई भी अगर आप धातु ले रहे हैं तो उसको क्या करिए, जैसे मान लेते हैं हम दूध ले लिए, दूध से अगर हम दही बना दिए तो दही से पुनः दूध नहीं बनेगा। अगर हम बनाना भी चाहेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि क्या है, दूध से हम दही बना दिए तो दही से तो दूध तो बनेगा नहीं। तो एक क्या मेरा रासायनिक परिवर्तन है, मतलब कि किसी भी वस्तु से जो नए चीज का निर्माण हुआ, अब नए चीज के निर्माण से पुनः अगर हम पुराना चीज बना दे रहे, पुनः अगर हम वही बनाएंगे तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका रासायनिक गुण का मतलब यही है कि कोई भी वस्तु का या कोई भी मेरा पदार्थ है, उस पदार्थ से अगर हम कोई नया चीज बना ले रहे हैं तो वही मेरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, मोम क्या है, जल रहा है, जलने के बाद क्या होगा, मोम पूरी तरह से पिघल जाएगा, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, कागज क्या है, प्रकार से जल रही है, तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है नहीं, क्योंकि वो कागज पहले कागज जैसा था और उसमें क्या है, आग पकड़ा हुआ तो जल रहा है, तो उसमें क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब जब जलेगा तो धुआं भी निकलेगा, इस प्रकार से। अब अगर हम बात करते हैं तो पेड़ का कटना, तो पेड़ का कटना इसमें क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम पेड़ को सिर्फ काट बस दिए हैं और उसमें हम कुछ किए नहीं है। तो पेड़ को जैसे ही काट देंगे तो काटना क्या है, पेड़ का मेरा भौतिक परिवर्तन।
को जिस परिवर्तन को हम क्या करें कि पुनः स्थिति में परिवर्तित किया जा सके, तो मेरा क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। और जिसको पुनः स्थिति में उसी में पुनः स्थिति में परिवर्तन न कर सके, तो मेरा क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ये था दोस्तों मेरा धातु अधातु। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके गुण और भौतिक गुण, रासायनिक गुण है जो मैं आपको पूरा डिटेल तरीके से बताऊंगा। तो मेरे वीडियो के साथ आप बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे धातु अधातु की भौतिक गुण, रासायनिक गुण, किस प्रकार से धातु मेरे किसके साथ क्रिया करते हैं, किसके साथ क्रिया नहीं करती हैं, कैसे धातु के पास 2 प्लस हो जाता है, कैसे 2 माइनस हो जाता है। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो के साथ ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।